एपिसोड 22। उस दिन के बाद से मल्हार उन दोनों को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन स्मिया और मदर आरा इस घर से नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, जरार कहाँ जाता, इस वजह से भी वो दोनों यहीं रहना चाहती थी। जरार ने इतने मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया था, तो अब इसे कैसे घर से जाने को कहती, इसलिए मल्हार को मना कर दिया था। मल्हार भाई, आप कुछ दिन अपने घर रह लिया करें, कुछ दिन यहाँ। इस तरह से आपको भी आसानी हो जाएगी। यहाँ से आपका ऑफिस दूर पड़ जाता है, इसलिए आप वीकेंड पे यहाँ आ जाया करें। मदर आरा ने भाई की मुश्किल हल करते कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा आप दोनों को अकेले छोड़कर जाने का। वो माँ का हाथ थामे बोला, मेरी जान, हम अकेले कहाँ हैं, तुम वापस आ तो गए हो हमारे पास, और क्या चाहिए हमें। और वैसे भी जो किराएदार आया है, इसे यूं घर से जाने का कैसे कह सकते हैं। वैसे भी वो मेरे लिए बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हमारी मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है उसने। तुम फिक्र मत करो, और हर वीकेंड पर तुम यहाँ आ जाया करना। मैं तुम्हारे बाबा का ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो इसका हाथ चूमते बोली, तो वो मुश्किल से सही लेकिन मान गया था। उनके बगैर तो शादी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, अगर वो शादी में शरीक नहीं होंगे तो मुझे कहाँ सुकून मिलेगा। सईद साहब ने कहा तो सब मुत्तफिक हुए। बाबा, हम खुद जाकर बात करेंगे राइम से। बिलावल बता रहा था कि वो नहीं मान रहा, जबकि सबने इसे बहुत समझाया। अक्सा ने कहा, मैं खुद जाऊंगा अपने पोते को मनाने, लाख नाराज़ सही लेकिन मेरा मान ज़रूर रखेगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चे जल्द ही अपनी सारी खुशियाँ देखेंगे। सईद साहब दुआ करते बोले, इंशाल्लाह। मुसद्दिक बेटी को देखते बोला, जो परेशान सी नज़रें झुकाई बैठी थी। वो बाहर खड़ी ड्राइवर का वेट कर रही थी, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी लिए गाड़ी से बाहर निकला। वो आज खुद से पिक करने आया था। मासूमा की बातों से इसका दिमाग घूम गया था। मतलब इतनी पर्सनल बातें भी वो सब कज़न्स से शेयर कर रही थी। यही सोचते से गुस्सा आया था, जबकि ज़रनब इसे देखते हैरान हुई थी। इसके करीब चली आई। सलाम अलैकुम, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में बैठे। वो ग्लासेस दोबारा लगाते इसके लिए फ्रंट डोर खोलकर इसका इंतज़ार करने लगा, जो उसका अजीब रवैया समझने की कोशिश कर रही थी। इसके बैठते ही वो अब भी अपनी सीट पर आ बैठा और जन से गाड़ी वहाँ से निकाली, जबकि ज़रनब डरी सी बैठी थी। वो रैश ड्राइविंग करते हुए इसे हैरान कर रहा था, क्योंकि वो तो बहुत कूल एंड सॉफ्ट नेचर का था। गाड़ी सुनसान सड़क पर रोकते उसने ज़रनब को अपनी तरफ खींचा। कुछ होश है आपको? क्या करती फिर रही हैं आप? हमारी इतनी पर्सनल बातें आप सबको बताती फिर रही हैं। कुछ अकल है आप में कि नहीं? इतनी छोटी बच्ची नहीं हैं आप, क्या आपको इन सब बातों का मतलब नहीं पता? वो इसके बाजू झंझोड़ते हुए गुस्से से बोला, तो वो डर के मारे रो दी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उस बेचारी को वाकई नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इतनी मासूम मत बने सर। आपने मासूमा को नहीं बताया कि निकालें, मुझे शादी से पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, शादी के बाद इतना प्यार करूँगा कि पढ़ाई भूल जाओगी। बताया कि नहीं आपने? इसने इस बाजू से इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि अब उसके बाजू में दर्द होना शुरू हो गया था। बोलें, बताया था या नहीं? जी बताया था। वो डर के कांप रही थी। वो तो शुरू से ही इससे बहुत डरती थी, लेकिन वो चाहे जितना भी गुस्सा होता, वो कभी उससे सख्त लहजे में बात नहीं करता था। लेकिन आज उसका गुस्सा देखकर वो और डर गई थी। आइंदा अगर आपने किसी को हमारे बारे में कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा ना हो, वरना आपको मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसे एक झटके से पीछे छोड़ते बोला तो गाड़ी स्टार्ट की, जबकि उसको यूं झटके से पीछे धकेलने पर इसका सर जोर से शीशे पर लगा था। लेकिन वो बेहिस्सी से गाड़ी वहाँ से निकाला चला गया। वो लोग कल ही पाकिस्तान आ गए थे। इतना बड़ा बंगला देखकर ज़ुफ़र की खुशी देखने लायक नहीं, लेकिन सामने वाली हवेली देखकर इसे अपना घर बहुत छोटा लग रहा था।
ज़ुखरफ छत से उतर भी आओ बेटा, ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाओगी। ज़ुबैदा बेगम बेटी की हरकतों से बहुत नाला रहती थी। ठंड का मौसम इसे बहुत पसंद था, लेकिन मौसम बदलते ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी। मामा, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और वैसे भी मैं ये हवेली देखने आई थी। मामा, कितनी प्यारी हवेली है। मुझे अंदर से भी देखना है हवेली को मामा। प्लीज़ चले ना, देख आते हैं। वो माँ के हाथ थामती मन्नत भरे लहजे में बोली तो ज़ुबैदा बेगम का दिल किया अपना माथा पीट ले। बेटा, ऐसे ही मुंह उठाकर हर किसी के घर में नहीं घुसा जाता। हमें आए मुश्किल से 2 दिन हुए हैं और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ गई है। खबरदार, जो तुम वहाँ गई, टांगे तोड़ दूँगी तुम्हारी मैं। मामा यार, हम मुंह झुकाकर चले जाएंगे, उठाकर नहीं जाएंगे ना। प्लीज़, मुझे देखना है अंदर से। ज़ुखरफ ज़िद में सबका बाप थी, जो ठान लिया वो करके रहती थी। ज़ुखरफ, मार ना खा लेना मुझसे, अल्लाह जाने डॉक्टर कैसे बन गई तुम। हरकतें बच्चों वाली हैं अभी तक। नीचे आओ जल्दी से, वरना डंडे से मारूंगी अब। ज़ुबैदा बेगम इसे डांटते नीचे वापस चली गई और पीछे से बड़े बड़े मुँह बनाती सीढ़ियाँ उतरती रही। लेकिन ये तो तय था, वो हवेली को अंदर से तो लाजमी देख कर रहेगी। वो घर आई तो सामने कोई भी नहीं था। वो शुक्र करती जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रोने की वजह से आंखें रेड हो गई थी। आज जो मिकाल का रवैया था वो बहुत हर्ट हुई थी। वो यही बात आराम से भी समझा सकता था, लेकिन आज तो जैसे वो सूझबूझ भी खो बैठा था, जिसका एहसास से बहुत जल्द होने वाला था। इसलिए कमरे में आते ही बाजू से कपड़ा हटाया तो वहाँ उंगलियों के निशान देखकर उसकी आंखें टिप टिप बरसने लगी। यूं ही रोती वो बेड पर ऊंधे मुँह जा लेटी। सिसकियों से रोती वो कब सो गई से पता नहीं चला। बॉस, आपने मुझसे जो कहा मैंने वो किया। अब मैं मज़ीद इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। वो आज बॉस से 2 टोक बात करने आया था। तुम मेरे ग़ुलाम हो लड़के, मत भूलो। और तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इनसे? बॉस का बस ना चलता कि इसे यूँ खड़े खड़े मार दे। वो लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी दुश्मनी है इनसे, मेरी नहीं। वो बोला तो बस ने इसे गले से पकड़ा। मत भूलो कि तुम्हारी बहन मेरे पास है। अगर तुमने ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो जान से जाएगी। एक झटके से बॉस ने इसे ज़मीन पर फेंका। जाओ यहाँ से, और ख़बरदार अगर दोबारा तुम्हारे सर पर अच्छाई का भूत सवार हुआ तो। जबकि वो लड़का बेबसी से वहाँ से निकल गया। भाई, आप? महावीर महमल के घर आया तो वो भागकर इसके गले जा मिली। बताया भी नहीं है आपने आने का, बस अचानक ही प्रोग्राम बना। बाकी सब कहाँ हैं? वो बहन के हिसार में लिए वहाँ सोफे पर बैठ गया। इधर आप हॉस्पिटल हैं, निरहाल अपने कमरे में, और साहिल अभी बाहर गया है दोस्तों के साथ। अभी महमल कुछ कहती जब निरहाल मामू जानी पुकारते सीढ़ियों से भागती दिखाई दी। आराम से मेरी जान, महावीर ने उठते कहा और फ़ौरन अपनी बाहें खोलीं जहां वो भागती हुई आसमाई। महावीर ने इसे सीने से लगाकर इसके सर पर बोसा दिया। मामू जानी, कब आया आप? और मुझे आपकी बहन ने बताया भी नहीं। मामू की जान, अभी आया हूँ, और मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरहाल अपने कमरे में है और तुम्हें बुलाने भी जा रही थी, लेकिन इतने में तुम खुद नीचे आ गई। वो एक तरफ से भांजी दूसरी तरफ से बहन को सीने से लगाए सोफे पर बैठ गया। मासूमा और मिकाल भाई नहीं आए आपके साथ? वो मामू को सीने पर सर रखते बोली। वो भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आया हूँ। और बताओ, स्टडी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, वो चहकते बोली। पिक एंड ड्रॉप अभी तक दाइम ही देता है क्या? महावीर ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। हाँ, ड्राइवर बनाया हुआ है मेरे भतीजे को। महमल इसे घूरते बोली। आप अपनी बहन को बता दें मामू जानी, इनके भतीजे को ही शौक़ चढ़ा हुआ है मेरा ड्राइवर बनने का। मैंने नहीं कहा था उनसे। हाँ, जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ। एक दिन ना आए तुम इस बेचारे से बाइकआउट कर देती हो। महावीर के बजाय महमल बोली तो वो हंस दिया। अस्सलाम वालेकुम मामू जानी, आप? वो भी खुश होते वहाँ भागते आया। वो तीनों बातें कर रहे थे जब साहिल वहाँ आया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो साहिल?
वो भांजी को सीने से लगाते बोला, मैं ठीक हूँ मामू जानी, आप अकेले आए हैं, बाकी सब कहाँ हैं? वो माँ बीर के सामने वाले सोफे पर जा बैठा। हाँ अकेले ही आया हूँ, और सुनाओ? महमल उनको छोड़े किचन में चाय बनाने चली गई और सब फिटफाट वो तीनों वहीं बैठे बातों में बिजी हो गए। लेकिन माँ बीर की आंखें साहिल पर जमी थी। वो बहुत कमज़ोर और बीमार सा लग रहा था। अचानक ही माँ बीर की नज़र इसके गले पर पड़ी तो वो अपनी जगह सुन्न हो गया। ये क्या हो रहा था? वो बेयकीनी से साहिल को देख रहा था। कभी उसकी नज़र गले पर जाती तो कभी उसके चेहरे पर। ना जाने अब क्या राज बाकी था, ये तो रब बेहतर जानता था। वो कमरे में आई तो कहीं जाने को तैयार था। राइम, नीचे बाबा लोग आए हैं, जल्दी से नीचे आओ। सादिया बेटे के बिगड़ते तासुरात बखूबी देख रही थी, लेकिन आज 3 साल बाद सब से मिलने वाला था। अम्मी, वो लोग क्यों आए हैं? वो माथे पर तेवर लिए बैठा था। ये तो नीचे जाकर ही मालूम होगा। सब लोग आए हैं राइम खान, मेंशन वाले, मुझे हवेली वाले 7 भाई लोग। प्लीज़ बेटा तहम्मुल से बात सुनना कहना। सादिया को बेटे की जज्बाती नेचर का बखूबी अंदाज़ा था, इसलिए इसे समझाते बोली, मामा आप जाएं, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। वो माँ का माथा चूमते से दिलासा देते बोला। काफ़ी दिनों से वो फबिया के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने उस दिन के बाद मल्हार से कोई बात नहीं की थी। रिलैक्स रखो मल्हार, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि वो झट से तुम्हें हाँ कर दे। मेरी बहनों पर आजमाइश है, सब्र रखो, इंशाल्लाह मुझ जवाब मिलेगा। ज़ारून इसकी परेशानी समझ रहा था। ज़ारून, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है यार, मल्हार टांग झुलाते बोला। 2 दिन बाद इसका मैसेज था, लेकिन मल्हार को सिर्फ और सिर्फ फबिया के जवाब का इंतज़ार था। इसकी टीम इसे कई बार बुला चुकी थी, लेकिन इसने इनका फ़ोन तक नहीं उठाया। तुम्हारी बेचैनी बिल्कुल बजा है, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारा मैसेज है। लाखों लगाए हैं तुमने इस मैसेज के लिए। तुम्हारी टीम कई बार तुम्हें बुला चुकी है, तुम्हारी ज़रूरत है इनको। तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त। ज़ारून इसे रिलैक्स करते वहाँ से ले गया था, लेकिन वो जानता था कि किस्मत क्या रंग लाने वाली थी। वो नीचे आया तो सब आपस में बातचीत में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम। वो सपाट तासुरात लिए जाकर साईं के साथ बैठ गया। किसी से मिलना इसने गवारा नहीं किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नाईम? नाबीर ने जवाब देते पूछा। जी अल्लाह का शुक्र है अंकल, आप कैसे हैं? वो सिर्फ नाबीर से ही बात कर रहा था, बाकी किसी से बात करना तो दूर देखना भी गवारा नहीं किया था। अल्लाह का बड़ा करम है। नाबीर ने भी इसकी बेरुखी नोट की थी। राइम, बिलाखिर सईद साहब ने पहल की। जानते थे गलती उनकी ही थी, इसलिए पहल भी उन्होंने ही करनी थी। जानता हूँ बहुत बुरा हूँ मैं, क्या एक बार भी अपने दादा को देखोगे भी नहीं? सईद साहब ने कहा तो वो उठकर उनके पास जा बैठा। लाख नाराज़गी सही, लेकिन उसके दादा जान थे जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। प्लीज़ दादा जान ऐसा मत कहें, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वो उनके बूढ़े हाथ थामे लबों से लगाए बोला, शर्मिंदा तो मैं हूँ तुम सब से राइम। मैंने अपने पोते का एतबार नहीं किया। नाबीर हमें सब कुछ बता चुका है, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? वो नम आँखों से इल्तिजा करते बोले, जबकि राइम जबड़े बीच गया। आप मुझसे माफ़ी मत मांगे दादा जान, आप बड़े हैं हमारे। आप बताएं आपको क्या चाहिए? वापस आ जाओ हवेली। मेरा घर मेरे बच्चों के बगैर अधूरा है। अली और इबादत की शादी है। मैं चाहता हूँ कि सब इस खुशी में शरीक हों। हम यहाँ तुमको लेने के लिए आए हैं। दादा जान की बात सुनकर उसने बेसाख्ता माँ को बाप को देखा जो इसकी देख रहे थे। दादा जान, मैंने पहले ही मामा और पापा को कह दिया है कि वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत अजीज़ है दादा जान। मैं वहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा जहाँ से मुझे ज़लीलो ख्वार करके निकाला गया, जहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन लोगों के बीच हरगिज़ नहीं जाना चाहता जहाँ बेटी की बात पर तो यकीन कर लिया जाता है,
लेकिन बेटे को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। मैं खुदगर्ज और बेएतबार लोगों के बीच नहीं जाना चाहता दादा जान। इस हवेली नहीं रह सकता। मुझे वो हवेली कम हब्स और ज़्यादा जेल ज़्यादा लगती है। दूसरी बात, अगर शादी हवेली की बजाय किसी शादी हॉल में हुई तो आप ही को रुखसत करने ज़रूर आऊँगा। मुझसे कोई और उम्मीद ना रखें। वो साफ साफ लफ्ज़ों में कहता वहाँ से उठकर चला गया था, जबकि सब लोग अफसोस से एक दूसरे को देख रहे थे।